Hey everyone, welcome back to CP Yadav Classes. I'm Kavita, your Unit Paper and mentor at CP Yadav Classes only. I hope you all are doing well. Last time हमने 21 अगस्त 2024 फिजिक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड है, आप उसको देख सकते हैं। इवन आप पेड स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन में भी उसका रिकॉर्डिंग अपलोड हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा पेपर का एनालिसिस। एंड यूट्यूब के लिए भी मैंने इसका पार्ट वन एनालिसिस अपलोड कर लिया था, आप अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। क्योंकि आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 45 तक का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे एंड रेस्ट क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, या फिर मैं उसके पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर। ठीक है, अगर आपने ये सब नहीं देखा होगा तो आप एक बार देख लीजिए, बहुत इजी था। डीए हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे 45 तक। ठीक है, so the National Education Policy 2020 recommended the integration of humanities at the undergraduate level with subject of। तो एनईपी 2020 अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए कौन सा सब्जेक्ट रेकमेंडेड किया था? अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पर डाउट है तो आप एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रोपेगेंडा टेक्निक का कोई सब्जेक्ट रेकमेंड नहीं था, अगर हम ई को रेकमेंड एलिमिनेट करते हैं तो फिर आपका आंसर मिल जाता है ए बी सी डी, जो कि ऑप्शन ए में है। उसमें कौन सा सब्जेक्ट था? साइंस था, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये सारा सब्जेक्ट उसमें रिकमेंडेड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, मैच द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग, confirmation bias, belief preference एंड ओवर कॉन्फिडेंस बायस। तो इसमें से आपको टर्म्स दिया है एंड मीनिंग दिया है, उसको आपको क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है? इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव एंड मेकिंग चॉइस अमंग देम। ए का अगर हम 4 करेंगे तो ए का 4 कहाँ पे? सिर्फ सी में है, तो सी हो जाएगा। जो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव एंड मेकिंग चॉइस अमंग देम। हमारे पास अगर बहुत सारी चीजें हैं तो हम उसको क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं, चॉइस करते हैं, इसके बाद जाके हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, एंड कंफर्मेशन बायस क्या है? कंफर्मेशन बायस मतलब द टेंडेंसी टू सर्च फॉर द and use information that support our ideas rather than refuse them। जो कि इंफॉर्मेशन आपका सपोर्ट करता है आइडिया को, जिसको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है, आप उसको कर सकते हो कंफर्मेशन बायस, जिसमें कोई बायसनेस नहीं होगा। ठीक है, सो बी का 3 होता है। एंड बिलीफ प्रेजर्वेंस क्या है? द टेंडेंसी टू होल्ड ऑन बिलीफ इन द फेस ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस, जिसमें कि बिलीफ रहता है। ये आपका सी का 1 है। यहाँ पे कीवर्ड्स भी है, आपको ये मिल जाएगा। एंड ओवर कॉन्फिडेंस बायस, ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है? मोर कॉन्फिडेंस, जहां पे कि जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है तो वहां पे क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जहां पे कि जजमेंट में, डिसीजन लेने में, हमें कोई भी डिसीजन लेना है, कोई जजमेंट करना है, तो वहां पे जरूरत से ज्यादा अगर कॉन्फिडेंस होता है तो क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट इन इंडिविजुअल कैन रिपोर्ट बैक विदाउट एरर इन सिंगल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स, क्या होगा? इसका आंसर होगा मेमोरी स्पान। मेमोरी स्पान क्या है? एक नंबर ऑफ आइटम्स है जो कि पर्सन कैन रिमेम्बर एंड रिपीट बैक इन द करेक्ट ऑर्डर
आफ्टर ए सिंगल प्रेजेंटेशन, एक बार प्रेजेंटेशन देने के बाद क्या करता है ना पर्सन, उसको मेमोराइज करता है, जो कि बाद में वो रिपीट बैक करता है, रिपीट कर सकता है, रिमेम्बर कर सकता है, ठीक है। सो होता है मेमोरी स्पैन, जो कि हम एक बार कोई चीज को सुन ले या फिर पढ़ ले तो हम उसको याद रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने से हम उसको रिपीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। चॉन्किंग क्या है? ये ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन इनटू लार्जर यूनिट टू रिमेम्बर मोर। एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है एक बड़ा यूनिट में, जबकि आप ज्यादा मेमोराइज कर सकते हो। एंड फेनोलॉजिकल लूप क्या है? पार्ट ऑफ वॉकिंग मेमोरी, जो जिस मेमोरी पे हम वॉक करते हैं, एक वॉकिंग मेमोरी है। विद द वर्बल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। टाइम जोन क्या है? ये जियोग्राफिकल टाइम डिफरेंसेस होता है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया पर टाइम अलग अलग होता है, तो ये टाइम जोन होता है अलग अलग जगह पे, जैसे कि इंडिया का टाइम, यूएसए का टाइम, सब टाइम का अलग अलग डिफरेंसेस है। सो ये टाइम जोन होता है। सो कोई चीज आप अगर आप सिंगल प्रेजेंटेशन में याद रखते हो विदाउट एनी एरर, तो होता है मेमोरी स्पैन, ठीक है। द कन्वीन The Convention of Biological Diversity was first opened for signature during बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फर्स्ट कब ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए? ये हुआ था ड्यूरिंग अर्थ समिति। अर्थ समिति कब हुआ था? रियो द जेनेरो 1992 में जब अर्थ समिति हुआ था, तब पहले बीओ सीबीडी आपका सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था, ठीक है। पहले फर्स्ट ओपन सिग्नेचर कब हुआ था? सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये पहले हुआ था, जबकि अर्थ समिति के टाइम हुआ था कब? 1992। ये कहाँ पे हुआ था? रियो द जेनेरो। और ये किस पे फोकस करता है? फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑन द ग्लोबल स्केल पे, ठीक है। और ये कन्वेंशन ह्यूमन एनवायरमेंट क्या है? ये 1972 को हुआ था, जो कि फोकस करता है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ऑन द एनवायरमेंट। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप सबको पता है, ये हुआ था ओजोन डिप्लीकेशन के लिए हुआ था, ओजोन सब्सटेंस का ओजोन डिप्लीट सब्सटेंस के लिए हुआ था। ये हुआ था 1987 को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड विद द ओजोन। कॉफ वन, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द सीबीडी का पहला कॉन्फ्रेंस क्या था? कॉप वन था, जो कि कन्वेंशन साइन होने के बाद हुआ था, क्योंकि पहले आपका सीबीडी साइन हुआ, उसके बाद जाके कॉप हुआ, ठीक है। सो कॉप वन कब हुआ? कि सीबीडी साइन होने के बाद जाके कॉप हुआ था, ठीक है। सो सीबीडी पहले साइन हुआ था ड्यूरिंग द अर्थ समिट इन 1992 को। Which of the following statement best describe a block? एक ब्लॉक क्या है? What is a block? बेसिकली क्या है? ये chronological list of posts on website typical written by a single author about a subject. ये क्रोनोलॉजिकल लिस्ट, एक कोई भी ऑथर है, उसका वीडियोस हो गया, कोई रिटन चीजें हो गया, जो कि उनकी वेबसाइट में वो क्रोनोलॉजिकल लिस्ट में उनका पोस्ट रहता है, ठीक है। ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट और वेब पेज, जहां पे कि एक कोई भी एक अथर हो गया, उनका जो भी वीडियोस हो गया, ऑडियोस हो गया, जो भी वो लिखते हैं, वो एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में उनका रहता है, ये ठीक है। रेगुलरली अपडेट होता है कंटेंट उसमें। पोस्ट रिटन बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप डिस्प्लेड ऑन ए रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या है? लेटेस्ट से ओल्डेस्ट होता है, ठीक है। ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है, कोई भी एक इंडिविजुअल का हो या फिर कोई भी ग्रुप का हो, वो उनका पर्टिकुलर कोई पोस्ट हो गया, कुछ उन्होंने लिखा है या कोई पोस्ट है, जो कि वो एक रिवर्स ऑर्डर में रहता है, मतलब लेटेस्ट से लेकर ओल्डेस्ट तक रहता है, ठीक है। जैसे कि विकी हो गया, पॉडकास्ट हो गया, आरएसएस फीड्स हो गए, ये सब क्या है? ब्लॉग्स में आता है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू क्रिएट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन उद्देश्य था एजुकेशन हब्स करना, विश्व गुरु बनाना, ठीक है। Which of the following statement are logically equivalent? लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या है? जबकि हम लॉजिकल इक्विवेलेंट पढ़ते हैं तो वहां पे हम तीन चीजें पढ़ते हैं, कन्वर्स, ओवर्स एंड कंट्रापोजिशन, ठीक है। तो इसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम तीन चीज को पढ़ते हैं, कन्वर्जन,
ऑवर्जन एंड कंट्रापोजिशन। तो कन्वर्जन बेसिकली आपका वैलिड होता है नो एंड सम के केस में। कैसे? सम ए आर बी, सो सम बी आर ए होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कन्वर्स करते हैं। तो कन्वर्सन में क्या होता है, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट एक्सचेंज हो जाता है। और यहाँ पे वैलिड होता है नो एंड सम का केस। ठीक है, अवर्जन क्या है? अवर्जन में चेंज द क्वालिटी एंड कंप्लीमेंट द प्रेडिकेट। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वालिटी को चेंज कर देना है एंड प्रेडिकेट को कंप्लीमेंट करना है। और ये वैलिड है आपका ऑल केसेस में। अवर्जन इज वैलिड फॉर ऑल केसेस, ए ई आई ओ, सारा केसेस में आपका अवर्जन क्या है, वैलिड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, बस क्वालिटी को चेंज करते हैं एंड प्रेडिकेट को कंप्लीमेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट कंट्रापोजिशन। कंट्रापोजिशन में क्या होता है, कंट्रापोजिशन आपका वैलिड होता है ऑल एंड सम नॉट के केस में कंट्रापोजिशन वैलिड होता है। याद रखना, अवर्जन ऑल केसेस में वैलिड है, कन्वर्स वैलिड फॉर ई एंड आई, नो एंड सम के लिए कन्वर्स वैलिड है, एंड कंट्रापोजिशन वैलिड फॉर आपका ऑल एंड सम नॉट। सो इसमें भी और एक रूल्स है, यहाँ पे क्या करना है, एक्सचेंज करना है पोजिशन सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट। पोजीशन यहाँ पे चेंज करना है, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट चेंज करना है। सब्जेक्ट था, यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है। मतलब जो पोजीशन था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों का पोजीशन एक्सचेंज कर देना है। उसके बाद दोनों को क्या करना है, कंप्लीमेंट कर देना है। जैसे कि ऑल ए आर बी, यहाँ पे क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है, एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो क्या होगा, ऑल बी आर ए। देन स्टेप 2, कंप्लीमेंट बोथ, ऑल नॉन बी आर नॉन ए। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को कंप्लीमेंट करना है एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का पोजीशन को आपको एक्सचेंज करना है। ये था। अभी आपको, आप अगर ये तीनों रूल्स को समझ जाओगे, तीनों केस है ये, कन्वर्जन, अवर्जन एंड कंट्रापोजिशन, इसको अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो फिर लॉजिकल इक्विवेलेंट आप इजीली कर पाओगे। इसका भी पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसमें से मैंने आपको सिलोजिज्म का डिटेल्स मैंने वहां पे समझाया है आपको। कैसे आपको कंक्लूजन पार्ट्स क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, और कैसे आपका एक बेसिक फॉर्मेट बनाते हैं, वो सब मैंने वहां पे समझाया। आप चाहो तो उसी पार्ट्स को आप देख सकते हो, वीडियो को सिलोजिज्म का आप इसको देख सकते हो। ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंट का आप जाके वहां पे देख सकते हो। सो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी 3 पार्ट्स को पढ़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, some birds are not normal। कुछ देखो, some birds are not normal। कंट्रापोजिशन में वैलिड क्या है, ऑल एंड सम नॉट वैलिड है। ठीक है, वैलिड इन ऑल एंड सम नॉट इज वैलिड है। तो यहाँ पे सम नॉट है, सम नॉट देखेंगे तो क्या है, इसको अगर कंट्रापोजिशन करोगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट हो जाएगा सम, यहाँ पे ममल्स करते हैं, नॉट बर्ड्स। ठीक है, हम क्या किया, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट चेंज कर लिया एंड दोनों को कंप्लीमेंट कर देना है, नॉन, नॉट नॉन बर्ड्स। सो देखो, ऑप्शन डी में है सम नॉन मैमल्स आर नॉट नॉन बर्ड्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट चेंज हो गया है, पोजीशन चेंज हो गया है एंड दोनों ही कंप्लीमेंट कर दिया है। सो आपका बी एंड डी लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। एंड ये कौन सा केस है, ये केस ऑफ कंट्रापोजिशन है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कंट्रापोजिशन में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट आपका पोजीशन चेंज होता है एंड दोनों ही आपका कंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक,
Which fallacy is committed in the following argument? Anything that is thinkable is nameable because it is thinkable. कौन सा आंसर होगा इसका? कोई चीज को हम सोच सकते हैं क्योंकि उसको हम anything that is thinkable is nameable because it is thinkable. हम जिसको सोच सकते हैं उसको नाम दे सकते हैं क्योंकि वो उसको हम सोच सकते हैं. तो ये क्या होगा? असाधारण है. यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स एक्सप्लेन कर दिया. असाधारण में क्या होता है? हेतु अप्लाइज ओनली टू द सब्जेक्ट नॉट टू द सिमिलर डिसिमिलर होता है. यहाँ पे हेतु सिर्फ अप्लाई होता है सब्जेक्ट में. एंड साधारण क्या होता है? हेतु यहाँ पे ट्रू जनरल होता है जो कि अप्लाई होता है वो सपक्ष एंड विपक्ष के लिए. सपक्ष मतलब सिमिलर एंड विपक्ष मतलब डिसिमिलर. तो यहाँ पे क्या होता है? हेतु वो सपक्ष एंड विपक्ष के लिए अप्लाई होता है. पर असाधारण में सिर्फ हेतु अप्लाई हुआ था पक्ष के लिए. ठीक है. आश्रय सिद्ध क्या है? सब्जेक्ट itself is unestablished और नॉन एग्जिस्टेंट. आश्रय सिद्ध में क्या होता है? स्काई लोटस उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है. ठीक है. द सब्जेक्ट itself is not established और नॉन एग्जिस्टेंस. क्या होता है? स्काई लोटस कुछ होता है? नहीं होता. तो स्काई लोटस किस में आता है? आश्रय सिद्ध में आता है. ठीक है. सर्वोपरि सिद्ध जो हर जगह पे है. द नेचर ऑफ द रीजन हेतु इज इनहेरेंटली इम्पॉसिबल और मीनिंगलेस. ठीक है. द नेचर ऑफ द रीजन जैसे कि फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस. फायर कोल्ड नहीं होता है पर इसने क्या फायर कोल्ड है क्योंकि इसमें सब्सटेंसेस है. कोल्डनेस कंट्राडिक्ट्स द फायर्स नेचर. कोल्डनेस यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहा है फायर का नेचर के लिए. तो यहाँ पे फायर कभी भी ठंडा नहीं होता है. कोल्ड में सब्सटेंस होता है पर आग कभी ठंडा नहीं होता. सो यहाँ पे भी फाल्सी क्रिएट होता है. ठीक है. सो इसका आंसर क्या होगा? असाधारण हो जाएगा. If the statement some birds are not mammal is given as true, which of the following statement can be immediately inferred to be false? सम का केस सम नट का केस यहाँ पर ट्रू है. ये क्या है? क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का है. यहाँ पे है ऑल नो सम एंड सम नट. ठीक है. सम नट क्या है? ट्रू है. सम नट आपका ट्रू है तो फिर कौन सा फॉल्स होगा? एक कंट्राडिक्टरी अगर हम देखेंगे तो ऑल फॉल्स हो जाएगा. ऑल बर्ड्स आर मैमल है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा. इसका भी ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें कि मैंने क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का डिटेल्स मैंने समझाया. आप जाके उसको भी देख सकते हैं. उसमें मैंने डिटेल्स में उसका रूल्स क्या है चारों फॉर्म्स का ऑल नो सम एंड सम नट का उसका सारा डिटेल्स मैंने रूल्स जो कि लॉजिक से उसके बिहाइंड मैंने उसको समझाया. आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. ठीक है. द जनरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज कम्युनिकेशन. इसमें से जनरल कॉन्टेक्स्ट क्या है कम्युनिकेशन का? सिचुएशन होता है जनरल कॉन्टेक्स्ट. कम्युनिकेशन का जनरल कॉन्टेक्स्ट क्या है? सिचुएशन. इन कम्युनिकेशन स्टडीज कम्युनिकेशन सिचुएशन रेफर्स टू द जनरल कॉन्टेक्स्ट. जनरल कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या है? जैसे कि फैक्टर्स होता है पार्टिसिपेंट्स, सेटिंग और एनवायरमेंट्स, पर्पस ऑफ द इंटरेक्शंस, मीडियम यूज. ये सब क्या है? कम्युनिकेशन का एक जनरल कॉन्टेक्स्ट होता है जो कि एक सिचुएशन पर डिपेंड करता है. पार्टिसिपेशन का, एनवायरमेंट का, इंटरेक्शन का, मीडियम हम कौन सा मीडियम यूज करते हैं. ये सब क्या है? एक कम्युनिकेशन का एक सिचुएशन होता है जो कि एक जनरल कॉन्टेक्स्ट है. पर पोजीशन, प्रैक्टिस, कन्वर्सेशन ये सब क्या है? प्रैक्टिस क्या है? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और प्रैक्टिस है. ये जनरल कॉन्टेक्स्ट नहीं है. ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और प्रैक्टिस है. ठीक है. एंड पोजीशन क्या है? रेफर्स टू द स्टांस और रोल. ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट नॉट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है. कन्वेंशन क्या है? रेफर्स टू नॉर्म्स और रूल्स.
कन्वेंशन रेफर करता है नॉर्म्स को एंड रूल्स को, नॉट द फुल कम्युनिकेटिंग सेटिंग, ये नहीं होता है। कन्वेंशन एक रूल्स होता है, एक नॉर्म्स होता है जो कि कंप्लीटली कम्युनिकेशन सेटिंग पे नहीं आता है, ठीक है। सो जनरल कॉन्टेक्स्ट में हमारा आएगा सिचुएशन, जो कि हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट, एनवायरमेंट, इंटरेक्शन, मीडियम, कौन सा मीडियम यूज करते हैं, ये सब हमारा आता है सिचुएशन पे, ठीक है। सो जनरल कॉन्टेक्स्ट कम्स अंडर द सिचुएशन एंड प्रैक्टिस क्या है, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो कि हम प्रैक्टिस करते हैं, ये जनरल कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, working 9 hours a day, 12% completed work in 25 days, working 6 hours a day, 15% can do the same work. यहाँ पे क्या दिया है, 9 hours, एक दिन में 9 घंटा काम कर रहे हैं 12 जन लोग, और टोटल लोग काम को कंप्लीट कर रहे हैं 25 डेज में, ठीक है। 12% एक दिन में 9 आवर्स काम करते तो वो काम को 25 डेज में फिनिश कर देते हैं। सो वर्किंग 6 आवर्स ए डे, 15% कैन डू द सेम वर्क। अगर एक दिन में 6 घंटा काम करेंगे तो 15 जन लोग उस काम को कितना दिन में फिनिश करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद कर देना है, कुछ नहीं, उसमें एक फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर हो जाएगा। M1 D1 H1 इक्वल M2 D2 H2। सो यहाँ पे आपको दिया है 9 इंटू 12 इंटू 25 इक्वल 6 इंटू 15 इंटू D2। वर्क पूछा है ना, क्या पूछा है, वर्किंग 6 आवर्स ए डे, 15% कैन डू द सेम वर्क इन, कितना दिन पूछा है, तो D2 पूछा है, ठीक है। सो D2 इक्वल क्या करना है, 9 इंटू 12 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 15। इसको आप काट सकते हो, 5 3 जा 5 5 जा 3 3 जा 3 2 जा 2 6 जा, तो 6 इंटू 5 इक्वल 30 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड कर लिया है, आप उसको देख सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज एसोसिएट विथ, प्रेसिडेंसी कॉलेज तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नहीं था, एंड मिलिंडा कॉलेज, ये तीनों कॉलेज जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ एसोसिएटेड, तो बी सी डी ऑप्शन कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे हम ए को एलिमिनेट करेंगे तो ये दोनों कट गया, ठीक है। नेशनल कॉलेज बेंगलुरु भी नहीं होगा। सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एसोसिएट थे खालसा कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज एंड मिलिंडा कॉलेज के साथ, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में बेसिकली क्या होता है, चांसेस टू सिलेक्ट द एवरी पॉपुलेशन। Sampling, there are two types of sampling technique. One is probability and another is non-probability. Probability में क्या है, there is a chances to select all the population, and non-probability में सबको चांस नहीं मिलता है सिलेक्शन के लिए, और probability में there is a chances to select all the populations, ठीक है। So probability sampling में क्या क्या आता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी में आता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग भी प्रोबेबिलिटी में आता है, और एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आता है, सिस्टमैटिक है, और एक क्लस्टर, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, दिस फोर आर कम्स अंडर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग आता है, कन्वेंस सैम्पलिंग आता है, जजमेंटल आता है, ये सब आपका नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। सो सिंपल रैंडम एंड स्ट्रेटिफाइड, ऑप्शन ए एंड सी ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
the following research approaches suggest that theory is an outcome of research. इनमें से कौन सा अप्रोच है जिसमें से कि थ्योरी उसका आउटकम्स होता है? डिडक्टिव में तो पहले से थ्योरी होता है। डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, पहले से थ्योरी होता है, हम उसको फिर से चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं। पर इंडक्टिव, डिडक्टिव में क्या है, जनरल से पर्टिकुलर तक जाते हैं। डीजीपी डिडक्टिव जनरल से पर्टिकुलर होता है, एंड इंडक्टिव आईपीजी इंडक्टिव पर्टिकुलर से जनरल तक जाते हैं। सो थ्योरी किस में बनता है, थ्योरी हमारा इंडक्टिव अप्रोच में बनता है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च क्या है? देखिए, इंडक्टिव रिसर्च में हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर पैटर्न बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद जाके हम थ्योरी बनाते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, बटन से टप जाता है, यहाँ पे बटन से टप जाता है, बटम अप अप्रोच होता है। पर डिडक्टिव में क्या होता है, पहले से थ्योरी होता है, हम थ्योरी को इससे हाइपोथेसिस बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद जाके हम उसको क्या करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं। सो डिडक्टिव रीजनिंग आपका यहाँ पे ये था बटन अप, ये है टॉप से डाउन, ये टॉप से डाउन अप्रोच है। और जैसे कि डिडक्टिव में पहले से थ्योरी होता है, हम उसको कंफर्मेशन करते, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 100% ट्रू होता है, जो कि रिजल्ट है वो स्पेसिफिक कंक्लूजन होता है, एंड वो ऑलवेज ट्रू होता है किसमें, डिडक्टिव में, क्योंकि यहाँ पे पहले से थ्योरी था, हमने उसमें हाइपोथेसिस बना, ऑब्जर्वेशन किया एंड कंफर्मेशन किया। तो डिडक्टिव में आपका जो रिजल्ट होगा वो 100% ट्रू होता है, पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ट्रू होता है। और ये क्या था, इंडक्टिव आपका, इंडक्टिव में बटम अप अप्रोच था। भाई डिडक्टिव क्या था, टॉप से डाउन था, टॉप से डाउन अप्रोच, ठीक है। और क्या है, इंडक्टिव का आईपीजी हम पढ़ते हैं, आईपीजी इंडक्टिव पर्टिकुलर टू जनरल, डिडक्टिव क्या है, डीजीपी डिडक्टिव जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है। एंड आपका डिडक्टिव क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि पहले से थ्योरी था, हम उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे, कंफर्मेशन कर रहे, तो ये स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक है। जो कि इंडक्टिव आपका फ्लेक्सिबल है, और डिडक्टिव आपका क्वांटिटेटिव है, रिलायज मोर ऑन क्वांटिटेटिव डिडक्टिव, व्हाइल इंडक्टिव रिलायज करता है क्वालिटेटिव पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, होल टू पार्ट होता है, डिडक्टिव में क्या है, होल्स टू पार्ट, होल्स टू पार्ट क्या क्यों है, क्योंकि ये पहले से आपका एक थ्योरी है, तो इसके बाद आप उसको कंफर्मेशन करते हो, तो यहाँ पे डिडक्टिव में होल्स टू पार्ट होता है। पर इंडक्टिव में क्या है, पार्ट्स टू होल होता है, आप अलग अलग चीजों को लेके एक कंप्लीट थ्योरी बनाते हो, ठीक है। और डिडक्टिव आपका साइंटिफिक नेचर होता है, सो ये पॉजिटिविज्म को अप्रोच को फॉलो करता है, क्योंकि ये साइंटिफिक है तो पॉजिटिविज्म है। एंड इंडक्टिव क्या है, नॉट साइंटिफिक इन नेचर, सो ये पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। और यहाँ पे कंक्लूजन 100% ट्रू होता है, और इंडक्टिव में प्रोबेबिलिटी ट्रू होता है। सो थ्योरी किसका आउटकम्स होता है, थ्योरी आउटकम होता है इंडक्टिव अप्रोच का, ठीक है। द स्टूडेंट टेस्ट वुड बी यूजफुल फॉर, स्टूडेंट टेस्ट किसके लिए यूज होता है, इसमें से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। कंपेयरिंग मल्टीपल ग्रुप्स मोर देन टू किसमें होता है, टी टेस्ट में होता है, नहीं, 1 और 2 सैंपल होता है। और मोर देन 2 के लिए हम किसको टेस्ट करते हैं, अनोवा करते हैं, ये नहीं होगा, मोर देन 2 टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, तो बी नहीं होगा, बी को एलिमिनेट कर लीजिए, और एलिमिनेट बी, 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 तो बचे आपका ऑप्शन सी,
कंपेयरिंग टू ग्रुप्स और सी वेदर देयर मीन्स डिफरेंस। हम टी टेस्ट में दो ग्रुप को कंपेयर करते हैं, उसका मीन भी देखते हैं। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम चेक करते हैं टी टेस्ट में, एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट को भी हम चेक करते हैं। ठीक है, टेस्ट करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का टेस्ट करते हैं, एंड इसमें दो ग्रुप का हम मीन्स को डिफरेंट देखते हैं। और यहाँ पे मोर देन टू ग्रुप नहीं होता टी टेस्ट में, सो ऑप्शन बी को हम एलिमिनेट कर लेंगे तो आपका सी करेक्ट हो जाए। Molecules are in random motion. Qutub Minar is composed of molecules. Therefore, Qutub Minar is random motion. Identify the fallacy committed in the above statement. तो क्या है यहाँ पे? इक्विवोकेशन क्या है? जबकि कोई वर्ड का, कोई भी चीज का डबल मीनिंग होता है, एक से ज्यादा मीनिंग होता है, हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तभी वो होता है इक्विवोकेशन। ठीक है। एंड स्लिपरी स्लोप क्या है? राई का पहाड़ बनाना, कोई छोटा चीज को लेके बहुत बड़ा कर देना, वो होता है स्लिपरी स्लोप। हेस्टी जनरलाइजेशन, कोई एक छोटा चीज को लेके आप जाके बड़े लेवल पे जनरलाइज करते हो, जैसे कि कोई नया शहर में आप गए हो, एक रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप जनरलाइज कर दो कि इसी शहर में कोई रेस्टोरेंट में अच्छा खाना नहीं मिलता। मतलब एक छोटा चीज को लेकर आप जनरलाइज कर देना होता है हिस्ट्री जनरलाइजेशन। व्हाट इज फॉल्स ऑफ कंपोजिशन? अगर पार्ट्स ट्रू है तो आप बोलोगे इसका कंप्लीट होल भी ट्रू है। अगर पार्ट्स ट्रू है तो आप अगर होल को भी ट्रू मानते हो तभी वहां पे क्या क्रिएट होता है? फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन क्रिएट होता है। एंड देन व्हाट इज फॉल्स ऑफ डिवीजन? अगर आपका होल ट्रू है तो आप बोलोगे पार्ट्स भी ट्रू, तभी वहां पे होता है फॉल्सी ऑफ डिवीजन। ठीक है। यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स आर रैंडम मोशन, ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन है। कुत्ता मीनार कंपोज मॉलिक्यूल्स, कुत्ता मीनार में मॉलिक्यूल्स है, सो कुतुब मीनार है रैंडम मोशन। तो यहाँ पे क्या हो गया? छोटे छोटे चीजों को आपने ले लिया और होल को आपने कंपाइल कर लिया और ट्रू मान लिया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? पार्ट से हमने होल को ट्रू मान लिया, तो यहाँ पे हो गया फॉल्स ऑफ कंपोजिशन। ठीक है। और जब होल ट्रू होता है, हम उसको लेकर अगर पार्ट्स को भी ट्रू मान देते तभी वहां पे क्रिएट होता है फॉल्स ऑफ डिवीजन। क्लियर? यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर लिया है। STUV QRST OPQR OM OPQR के तो ऑलरेडी है LMN। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 -2 +2 -2 +2 -2 पे चल रहा है, या फिर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। +2 करेंगे, UV देन W। W किस में है? अभी बी और सी को देखना, हमें पूरा नहीं करना, हमें बस थोड़ा सा करके हमें टाइम सेव करना है। अगर आपको एक दो ऑप्शन से मिल जा रहा है तो आपको और करने की कोई जरूरत नहीं है। GHIRSTU इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, तो और करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें टाइम सेट करना है। BCD, डी का EFG, तो आ गया ना WFUBG। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। A person travel from X to Y at the speed of 50 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है X से, यहाँ पे X से वो जा रहा है Y तक, कितना? 50 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है। एक पर्सन एक और X से Y जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, अगेन वो रिटर्न करता है Y से X।
y से x तक आता है, इंक्रीजिंग स्पीड 50% मोर। उसका जब जा रहा था उसका स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर। वो जब रिटर्न कर रहा है तो उसका स्पीड कितना हुआ है, 50% इंक्रीज हुआ है। तो 50% किस पे इंक्रीज हुआ है, 50 पे इंक्रीज हुआ है। 50 का 50% इंक्रीज हुआ है, तो 50 का 50% कितना होगा, 25। तो 50 प्लस 25 करेंगे तो कितना होगा, 75। तो ये जब आया तब कितना आया, 75 किलोमीटर पर आवर पे आया। ठीक है, उसका एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है, फॉर्मूला एवरेज स्पीड के लिए एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई कर देना। ठीक है, 2xy बाय एक्स प्लस वाई कर देना है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। यहाँ पे लिखा है, आपको वो समझ में नहीं आएगा, जो चीज मैंने वहां पे बोला है वही है। जैसे कि 50 का, ये पेन एंड पेपर में का चीज नहीं, ये मुंह में हो जाएगी। 50 का 50% इंक्रीज हुआ, मतलब 50 का 50% 25। तो 50 प्लस 25 इक्वल हो गया 75। यहाँ पे वो एक्स से वाई गया था 50 किलोमीटर पर आवर पे, और रिटर्न किया वाई से एक्स तक 75 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई। सो क्या है, 2 इंटू 50 इंटू 75 बाय 50 प्लस 75। 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 75, 75 100 हो गया ये। 125। आप उसको काट सकते हो। 25 5 जा 125, 25 3 जा 75, 2 जीरो रहा। तो 5 से काटेंगे तो 5 6 जा 5 6 जा 0। तो ये क्या क्या आ गया आंसर, 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये बस लिखा है तो इतना लग रहा है, तो वो बस सिंपल आप 50 किलोमीटर का 50% इंक्रीज हुआ है, मतलब 25 ऐड करने से 75 मिल गया। गया 50 किलोमीटर स्पीड से, और जब रिटर्न किया तो 75 किलोमीटर स्पीड से उसने रिटर्न किया। तो उसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला है 2xy बाई एक्स प्लस वाई। सॉरी, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द थर्ड फाइव ईयर प्लान। थर्ड फाइव ईयर प्लान में क्या हुआ है, थर्ड ईयर फाइव ईयर प्लान में एजुकेशन का था। सेटिंग अप एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट्स इन सम यूनिवर्सिटीज। देखिए मैंने यहाँ पे सारा फाइव ईयर प्लान ऐड कर दिया है। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान किसमें प्रायोरिटी था, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। सेकेंड फाइव ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस था। एंड थर्ड फाइव ईयर प्लान एम्फासिस एजुकेशन क्वालिटी, जो कि एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट सेटअप किया था। एंड फोर्थ फाइव ईयर प्लान एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंस। फिफ्थ नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे। एंड सिक्स एडल्ट लिटरेसी एंड वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया था। सेवेंथ फाइव ईयर प्लान एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। एंड एट पोस्ट लिबरलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। नाइन्थ पे आपका लिटरेसी एंड जेंडर इक्वालिटी इक्विटी। सर्व शिक्षा अभियान हुआ था, लंच 2001 में हुआ था, जो कि आपका नाइन्थ फाइव ईयर प्लान में आता है। उसमें सर्वेक्षण अभियान मतलब क्या है, सबके लिए एजुकेशन था वहां पे। टेंथ टारगेट टू अचीव 8% ग्रोथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, और उसमें मिड डे मील एक्सपांडेड हुआ था। 11th फाइव ईयर प्लान में क्या होता, एजुकेशन फॉर नॉलेज सोसाइटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में इंप्लीमेंट हुआ था। राइट टू एजुकेशन एक्ट 11th फाइव ईयर प्लान में
आया था। एंड 12th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन था, जो कि स्किल डेवलपमेंट हुआ था एंड हायर एजुकेशन के लिए था। यहाँ पे भी और कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो इन 2017 5 ईयर प्लान बस डिसकंटिन्यूड। 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब हुआ था, 1951 को स्टार्ट हुआ था एंड 2017 तक था। एंड उसके बाद नीति आयोग आया, जो कि 5 ईयर प्लान उसमें डिसकंटिन्यू हो गया एंड नीति आयोग उसको रिप्लेस कर दिया। और नीति आयोग का 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट है, 7 ईयर का स्ट्रेटेजी एंड 3 इयर्स का एक्शन एजेंडा है। तो 5 ईयर प्लान को कौन रिप्लेस किया था, नीति आयोग रिप्लेस किया था। एंड 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 2017 तक। ठीक है। Which of the following is correct in the context of philology? सिलोलिज्म में कौन सा करेक्ट है? जब सिलोलिज्म करते हैं तो दो नेगेटिव प्रीमाइसेस में अफर्मेटिव कंक्लूजन कभी नहीं आता है। अगर दो प्रीमाइसेस आपका नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा। तो ए नहीं होगा, ए नहीं। प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज द माइनर टर्म। कंक्लूजन का प्रेडिकेट आपका माइनर टर्म नहीं होता है। कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, मेजर टर्म होता है। सो बी भी नहीं होगा। मिडिल टर्म मोस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस इन द प्रीमाइसेस। यस, मिडिल टर्म आपका जिसके प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 एंड देन कंक्लूजन होता है। तो मिडिल टर्म एटलीस्ट 1 प्रीमाइसेस में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। विथ टू यूनिवर्सल प्रीमाइसेस पर्टिकुलर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। बिल्कुल नहीं। अगर दो यूनिवर्सल प्रीमाइसेस है तो फिर आपका कंक्लूजन भी यूनिवर्सल होगा, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर नहीं होगा। सो डी भी नहीं होगा, सी होगा एंड ई होगा। द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइसेस। यस, अगर कोई टर्म आपका कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो प्रीमाइसेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो इसका सी एंड ई। टॉपिक जो कि स्वयं स्वयं प्रभा, इसमें से क्वेश्चन 100% आपका आता है, चाहे आपका स्वयं प्रभा का चैनल हो या फिर स्वयं का नेशनल कोऑर्डिनेटर हो या फिर स्वयं का 3 कार्डिनल प्रिंसिपल या फिर क्वाड्रेंट। ये कॉमन टॉपिक है, इसमें से आपका 100% एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इस टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है। चैनल 3 प्रबोध, प्रबोध में क्या होता है? देखो कुछ नहीं पता तो सिंपल विधिक। विधि मतलब क्या है, लॉस होता है, रूल्स होता है। डी का 3 कहां पर है, डी का 3 एक ही जगह पे है, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। प्रबोध क्या है, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। चैनल 4 पे क्या है आपका, सारस्वत। सारस्वत हमने, जबकि मैं आपको चैनल्स पढ़ाया था वो तो हमने बोला था सारस्वत मतलब जैसे कि देवी माँ सरस्वती ज्ञान की देवी होते, तो सारस्वत क्या है, एजुकेशन। ठीक है। तो ये चैनल 5 प्रबंधन। प्रबंधन मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। और क्या बचा आपका, विधिक, लॉ एंड लीगल स्टडीज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे मैंने सारा आपका चैनल्स दे दिया है। चैनल 1 वागीस जो कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर होता है। चैनल 2 संस्कृति हिस्ट्री कल्चर एंड फिलोसफी होता है। एंड चैनल 3 प्रबोध सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। चैनल 4 सारस्वत एजुकेशन एंड होम साइंस। चैनल 5 में प्रबंधन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज। चैनल 6 में आपका विधिक, लॉ लीगल स्टडीज। एंड चैनल 7 कौशल्य जो कि फिजिकल एंड अर्थ साइंस पे करता है। चैनल 9 स्पंदन लाइफ साइंस होता है। एंड चैनल 10 दक्ष एंड अप्लाइड साइंस होता है। सो अभी तो और उसके आगे भी चैनल्स पूछा जाता है कहीं कहीं पे, पर नॉर्मली आपको चैनल 1 से 10 तक एटलीस्ट चैनल का नाम एंड उसमें कौन सी कोर्सेस आपका टेलीकास्ट होता है वो सब आपको याद रखना है। ठीक है।
A history teacher wants to create an interactive timeline showcasing the evolution of different movement over countries. Which tool would best support to the creation of which multimedia presentation? सो यहाँ पे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है? फ्रेजी, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर क्या है? ये ग्राफिक डिजाइन टूल्स है। फ्लिपग्रिड क्या है? वीडियो डिस्कशन प्लेटफॉर्म है। एंड गूगल फॉर्म्स क्या है? सर्वे एंड क्विज़ेस है। सो यहाँ पे क्या है? फ्रेजी होगा। The disk is the brain of the computer, CPU. CPU क्या है? Brain of the computer. To the computer and the disk processor made by Intel is an example of this. क्या होगा? पहले क्या है? CPU. CPU BBB किसमें पहले है? तो पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर इन द पेंटियम। पेंटियम एक प्रोसेसर है made by the Intel is an example of this. The speed of the process is measured in hertz. कंप्यूटर का स्पीड किस में मेजर होता है? हर्ट्ज में। एंड दिस इज ए वोलाटाइल मेमोरी। सबको पता है राम वोला होते हैं। राम इज ए वोलाटाइल मेमोरी। एंड देन whereas ROM is used in most computer to hold a small special piece of software known as the boot up program. Okay. So यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? जाएगा क्या? CPU? यस। अच्छा ये है, यही हो रहा है ना? PDECA। यस। क्वेश्चन नंबर 44। ये भी मालवेयर टाइप्स दिया है एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। आईसीटी का क्वेश्चन है। ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? बम क्या है? लॉजिक बम क्या है? लॉजिक बम क्या करता है? ट्रिगर करता है। वर्म क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेट करता है। वो कॉपी करता है, कॉपी इट सेल्फ होता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है। तो वर्म, वर्म पे अगर हम देखेंगे तो क्या होता है? बी का 1 लॉजिक बम ट्रिगर करता है। सी का 2, डी का 1 एंड सी का 2 यहाँ पे है। ए का 4 ट्रोजन हॉर्स क्या है? अनएक्सपेक्टेड कवर इफेक्ट। कंटेंट का था अनएक्सपेक्टेड कवर इफेक्ट। एंड रूट किट क्या है? फूक स्टैंड ओ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स टू हाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ मालवेयर। ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो सिंपल आपको पता है वो वर्म में क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेट होता है, कॉपी इट सेल्फ होता है। एंड लॉजिक बम क्या करता है? ट्रिगर करता है एक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following electronic technology is the key technology for making the first generation of electronic computer? और एक चीज, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाता है तो आपको सारा जनरेशन का टेक्नोलॉजी याद रखना है। वन टू थ्री फोर फाइव। राइट टू लेफ्ट लिख दीजिए MRTV। ठीक है। एंड उसको राइट से, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट से राइट मैंने लिख दिया MITV। एंड उसको नंबरिंग करूंगी मैं राइट से लेफ्ट। ठीक है। तो भी क्या है? वैक्यूम ट्यूब, जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। T फॉर ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था। I फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि थर्ड जनरेशन का टेक्नोलॉजी है। एंड M फॉर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, जो कि फोर्थ जनरेशन का टेक्नोलॉजी है। एंड फिफ्थ क्या है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि फिफ्थ जनरेशन का टेक्नोलॉजी है।
तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 45 तक एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। और पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिए। एंड पार्ट 2 में 21 से लेकर 45 तक का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। आई होप मैंने जितना पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया या फिर कहीं पे कुछ डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।